सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं RVNL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, हाल ही में ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई दिखी है। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस, जो कि अभी हमें रिसेंट टाइम्स में काफ़ी सही देखने को मिली है। अब वो परफॉर्मेंस के पीछे के रीजंस क्या हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट सबसे पहले कंपनी के मैनेजमेंट के चेंजेस से रिलेटेड एक न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो न्यूज़ दोस्तों कंपनी ने अपडेट किया है, जिसमें ये कंपनी ने बताया है कि कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर सलीम अहमद कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हो। मैनेजमेंट के चेंजेस से रिलेटेड न्यूज़ है, शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। बाकी अगर हम बात करें RVNL के बारे में कि रिसेंट में कंपनी में क्यों तेज़ी देखने को मिली है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न बोल सकते हैं दोस्तों यूनियन बजट है। अगर पिछले 3 से 4 सालों की हिस्ट्री को देखोगे तो जब भी बजट आया है उससे पहले रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहा है, क्योंकि इन सेक्टर को एलोकेशन समेत डबल डिजिट में देखने को मिली है। इसका मतलब यह है कि पिछले साल का जो एलोकेशन था उसमें डबल डिजिट का ग्रोथ हमें देखने को मिला है हर फाइनेंशियल ईयर। बट पिछले फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ था कि अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस हमें रेलवे सेक्टर को एलोकेशन मिलती हुई दिखी नहीं थी, और इसी वजह से RVNL, जुपिटर वैगन्स, टिटागढ़ रेल सिस्टम, IRFC, बहुत सारी जो रेलवे कंपनीज है उसमें ज़बरदस्त करेक्शन हमें देखने को मिला था। बट वो सारी चीज़ें 1 साल पहले की बात है। अभी देखोगे तो फ्रेश टाइम में फिर से एक्सपेक्टेशन यही है कि 10 से 12% की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी रेलवे सेक्टर के एलोकेशन में। और इसी वजह से RVNL, IRCTC, जुपिटर वैगन्स, IRFC, ये सारी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई दिखी है, और साथ में ये सारी कंपनी से रिलेटेड फोमो भी क्रिएट हो रहा है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें अभी के टाइम पे RVNL को 52 वीक हाई से देखेंगे तो गिरावट करीब आपको 31.1% की देखने को मिलेगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब रेलवे सेक्टर के बड़े एलोकेशन की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी तब इस कंपनी को हाइप तो काफ़ी ज़्यादा मिला था, फोमो क्रिएट किया गया था, जिस वजह से काफ़ी सारे लोगों ने कंपनी को हाई में भी खरीदा। बट उस हिसाब से कंपनी के नंबर्स थे नहीं उस वैल्यूशन को जस्टिफाई करने के लिए। और उसके बाद पिछले 1 साल में जो कंपनी ने नंबर्स रिपोर्ट किया वो नंबर भी ऐसे नहीं थे कि कंपनी के उस वैल्यूशन को जस्टिफाई करते। तो अगर मान लो इस बार यूनियन बजट में बड़ा एलोकेशन अगर रेलवे सेक्टर को मिल भी जाता है, 10 से 12% की एक्सपेक्टेशन है, वो अगर मिल भी जाए तो RVNL के लिए ऐसा नहीं कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल जाएगी, क्योंकि RVNL का करेंट मार्केट कैप 70,000 करोड़ का है और इसका जो ऑर्डर बुक का वैल्यू है वो 90,000 करोड़ का है। तो ऑर्डर की कमी तो कंपनी के पास है ही नहीं। और अगर मान लो और ऑर्डर मिल जाता है तो अच्छी बात है, बट ऐसा तो नहीं है कि ऑर्डर की कमी की वजह से कंपनी ने ग्रोथ अच्छी दिखाई नहीं है। ऑर्डर्स तो कंपनी के पास हैं, बट उसको एग्जीक्यूट कंपनी नहीं कर पा रही। एग्जीक्यूट अगर कंपनी करती तो अभी 31% 52 वीक हाई से गिरावट ये कंपनी नहीं दिखा रही होती, कंपनी का परफॉर्मेंस तो कुछ अलग हमें देखने को मिलता। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नोट करनी है अगर आप RVNL का शेयर होल्डर हैं तो। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3,000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से कल के दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज वंस अगेन आपको फोकस में रहती हुई दिखेगी। अभी हाल ही में आप सभी ने एक न्यूज़ तो सुना ही होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी यूनिट है जामनगर, उन्होंने रशिया की क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना रोक दिया है। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुई थी इसके बारे में, और काफ़ी सारे एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन भी थी कि ये चीज़ की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज के इबिट्टा में
लगभग 3,000 करोड़ का नुकसान हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 5% डिस्काउंट रशिया देती थी इंडिया के क्रूड ऑयल इम्पोर्ट पे। ये चीज़ ध्यान में रखना। और इसको जैसे उन्होंने रोका, उसके बाद एक्सपेक्टेशन आ गई भाई कि 3,000 करोड़ का नुकसान इनको इबिट्टा में फेस करना पड़ेगा। बट अब हमें न्यूज़ ये सुनने को मिल रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है, एक मंथ का जो पॉज था उसको ख़त्म कर कर वापस से रशिया के जो कॉस्नेट बोल सकते हैं कंपनी है, उनसे ऑयल रिसीव करना शुरू कर रही है। तो ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है और इस वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ये कंपनी आपको फोकस में फिर से रहती हुई दिखेगी, क्योंकि जो 3,000 करोड़ की इबिट्टा की नुकसान की खबर थी वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा खत्म होता हुआ नजर आएगा और फ्रेश एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस रिलीज भी होंगी। साथ में दोस्तों अगर हम बात करें रिलायंस के बारे में, तो रिलायंस के जियो से रिलेटेड एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। अब देखो 2026 में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के आईपीओ हमें देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें रिलायंस जियो भी रहेगा, एनएससी भी रहेगा, फोनपे भी रहेगा, फ्लिपकार्ट भी रहेगा। बट अगर हम रिलायंस जियो की बात करें तो वो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ पूरे स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का ला सकता है। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस रिलायंस जियो का जो वैल्यूएशन हमें देखने को मिलने वाला है वो 11 से लेकर 12 लाख करोड़ का देखने को मिलने वाला है। और अगर 11 से 12 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पे अगर ये आईपीओ लाती है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मिनिमम नॉर्म्स को भी अगर वो फुलफिल करती है सेबी की न्यू रेगुलेशंस के हिसाब से, तो भी ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हमें देखने को मिलेगा। और कंपनी ने तो बता ही रखा है 2026 के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगी, फर्स्ट हाफ में मेनली। तो देखते हैं कि ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट हमें देखने को मिलती कब है, बट अभी जो चीज़ें सुनने को मिल रही हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। तो देखो लास्ट क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू हमें काफ़ी सही परफॉर्म करते हुए देखने को मिले थे, और जो उम्मीद था कि आने वाले क्वार्टर्स में रशिया के क्रूड ऑयल इंपोर्ट को रोकना कंपनी के नंबर्स में इम्पैक्ट डाल सकता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा इम्पैक्ट डालेगा, ना कि एक बड़े बोल सकते हैं बड़े क्वार्टरली रिजल्ट में इम्पैक्ट डालते हुए नजर आ जाए। तो Q3 में इसका इम्पैक्ट आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, और आएगा तो बहुत छोटा आएगा, ये तो हमें पता चलता है, क्योंकि Q3 का सिर्फ एक महीना ही ऐसा गया है जहां पर रशिया ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं किया है। बाकी अगर देखोगे तो रशिया के क्रूड ऑयल को इंपोर्ट अब रिलायंस इंडस्ट्रीज करना शुरू कर रही है। तो क्वार्टरली रिजल्ट Q3 में चाहे उतना फर्क पड़े या ना पड़े, Q4 में फर्क हमें नहीं पड़ता हुआ दिखेगा। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है। उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड अगर देखोगे तो रिसेंटली जितनी भी न्यूज़ हमें देखने को मिली है, मैक्सिमम न्यूज़ अच्छी देखने को नहीं मिली है। रिसेंटली मॉर्गन स्टैनली ने कंपनी के आईटी हार्डवेयर इंपोर्ट को लेकर एक कमेंट्री की, जिसमें यह बताया उन्होंने कि जो फ्रेश नॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं उसके बेसिस पे डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ है वो एक अनसर्टन सिचुएशन पे है, अगर हम बात करें आईटी हार्डवेयर को लेकर तो। और इसको लेकर डिक्सन टेक्नोलॉजी ने एक टारगेट भी दिया था अपना कि 2031 तक यहाँ से आने वाला रेवेन्यू उनका 48,000 करोड़ तक हमें देखने को मिलेगा। बट अभी के टाइम पे डिक्सन टेक्नोलॉजी को देखते हुए मॉर्गन स्टैनली ने बताया कि 48,000 भूल जाओ, 43,000 करोड़ का एस्टिमेट हम रख रहे हैं। और जो सिचुएशन है उस हिसाब से 48,000 नहीं जाएगा भाई, उससे 5,000 करोड़ कम ही हमें देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट के रेवेन्यू बाई 31। इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजी में एफआईएस के इंटरेस्ट के बारे में, तो पहले के मुकाबले एफआईएस ने अपनी स्टेक्स रिसेंटली इंक्रीज़ किया है इस कंपनी में देखोगे। बट अगर हम एफआईएस के इंटरेस्ट एक लंबे टाइम फ्रेम से देखें तो यहाँ पर एवरी क्वार्टर काफ़ी एग्रेसिवली इस कंपनी में अपनी स्टेक्स को वो इंक्रीज़ कर रही थी। बट उसके बाद देखोगे तो काफ़ी रैपिडली उनके स्टेक्स हमें डिक्रीज़ होते हुए देखने को मिले हैं। जनरली क्या होता है कि एफआईएस हाई ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करती है, और पिछले कुछ टाइम से डिक्सन टेक्नोलॉजी के ग्रोथ कंसर्न को ही काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। अब देखो पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में कंपनी ने काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ रिपोर्ट की है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में। कंसर्न ये है कि अगले 5 साल में हो सकता है कंपनी ऐसी ग्रोथ रिपोर्ट ना कर पाए। ये नहीं है कि कंपनी का बिजनेस बंद होने वाला है, बिजनेस चलेगा, बट बिजनेस में जो हो सकता है पहली वाली परफॉर्मेंस थी वो परफॉर्मेंस में रिपीट होती हुई देखने को ना मिले। यहाँ पर 45% सीएजीआर से कंपनी प्रॉफिट को ग्रो की थी, तो हो सकता है अगले 5 साल कंपनी का 45% सीएजीआर से नहीं 30% सीएजीआर से प्रॉफिट ग्रो होती हुई नजर आए। ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रोथ में कंसर्न है, यानी कि ग्रोथ स्लो हो सकती है। ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों बेजल इंटरनेशनल लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने बताया है कि 26 दिसंबर यानी कि कल के दिन
कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी बोनस इशू का प्रपोजल रखेगी और प्रपोजल अगर अप्रूव होता है तो ये कंपनी की तरफ से आपको बोनस की न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं दोस्तों तो बोनस शेयर की न्यूज़ आप सुन सकते हो, और शेयर होल्डर नहीं हो तो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।